हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मतलब 4 अगस्त को एक और नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है, कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा कि हमें अंदाजन कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये क्या कंपनी काम करती है और इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर इसका कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम प्राइस बैंड आने से पहले तो काफ़ी बढ़िया चल रहा था, मतलब 350-360 रुपए के आसपास। पर अभी अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो 140 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। पर अभी देखा जाए तो लगातार 1-2 दिनों से करीबन 150 रुपए के आसपास ही चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, और लगातार अगर बरकरार रहता है तो ठीक बात है, पर अगर बरकरार नहीं रहता है तो थोड़ा सोचने वाली बात होगी। तो अभी 150 रुपए मान के चलते हैं, 20 शेयर का लॉट है तो करीबन 3000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 20% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी देखा जाए तो ठीक है, मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम मिनिमम 20% होता है तो अप्लाई करने जैसा होता है। पर अभी देखिए एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट कैसी आती है, और उसके अलावा क्या है कि पहले दिन उसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है और पहले दिन इसकी डिमांड कैसी रहती है, उसके बाद हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि लगातार इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए, और उसके अलावा पहले दिन का वेट करना सबसे सही रहेगा। और बाकी डेली आपको मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आज SBFC फाइनेंस का आईपीओ भी ओपन हो चुका है, तो शाम को इसके सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, एंजल और अपस्टॉक के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984, मतलब 1984 के अंदर। और दोस्तों कॉनकॉर्ड बायोटेक इंडिया बेस्ड बायोफार्मा कंपनी है, और इस कंपनी का मेन काम है फर्मेंटेशन बेस्ड API मैन्युफैक्चर करना। API का मतलब क्या होता है और फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट के अंदर। तो APIs मतलब होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कोई भी दवाई अगर आप लेते हो, कोई भी टैबलेट्स लेते हो, तो उसके अंदर मतलब पूरा एक हिस्सा तो व्हाइट कलर का होता है, मतलब अलग अलग कलर की दवाइयाँ आपने देखी होगी। मान लो हम व्हाइट कलर की कोई दवाई लेते हैं तो पूरा हिस्सा कौन सा होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। पर उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, मान लो बुखार की दवाई ले रहे तो उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे पैरासीटामोल है, इस तरह के जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उसको APIs बोलते हैं, जो कि मतलब अपनी बीमारी को सही करते हैं। तो API ये मैन्युफैक्चर करती है। पीछे वाली दवाई वो अलग चीज होती है, जो पूरा व्हाइट हिस्सा वो अलग चीज होती है, पर API जो होता है जो बीमारी ठीक करता है, मतलब वो मेन इंग्रेडिएंट, उसको API बोलते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। अब इसमें 2-3 तरह के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे केमिकल बेस्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये मैन्युफैक्चर करती है फर्मेंटेशन बेस्ड APIs। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन सिंपल भाषा में अगर आपको समझो, जैसे हम दूध के अंदर दही का जो भी जमावन डालते हैं, मतलब दही जमाते हैं दूध से, तो वो फर्मेंटेशन होता है। फिर दूध से दही बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसी तरह से जैसे अभी वैक्सीन वगैरह भी बनाई थी, कोविड की वैक्सीन बनाई थी, कोविड के वायरस से ही बनाई थी, ठीक है, वो वायरस से ही वापस वैक्सीन जनरेट की, मतलब वो दवाई जनरेट की। उसी तरह से ये काफी सारे APIs मतलब दवाइयां मैन्युफैक्चर करती है जो कि फर्मेंटेशन बेस्ड होती है। कि APIs को मैन्युफैक्चर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 30 से 45 दिन तक लग जाते हैं, फर्मेंटेशन होने में टाइम लगता है, और ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मतलब अगर क्या है कि प्रोसेस में कुछ ज्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो क्या है कि रिजल्ट अलग आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, और इस कंपनी इस मामले में एक्सपर्ट है। और जैसे मैंने इनका इंटरव्यू भी देखा था, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी मिली, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया, मतलब फर्मेंटेशन बेस्ड API ये मैन्युफैक्चर करती है। अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे आसान भाषा में वीडियोस बनाने का। और दोस्तों अगर आपको ये भी समझ में ना आए कि कंपनी क्या काम करती है, तो हम उसका खुद का गैस कैसे लगाएंगे कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। मतलब हमने तो सब बता दिया,
फिर लोग कहेंगे कि ये अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, पर हमें खुद को कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी है या बुरी है, क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी एक्चुअली में काम क्या करती है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी आईपीओ रिव्यू के अंदर, कोई भी दूसरा चैनल के अंदर भी आपको ऐसी जानकारी मिलती होगी, मतलब पूरा कंपनी क्या काम करती है जड़ तक हम बताते हैं। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो फर्मेंटेशन एपीआईज के अंदर इसके पास टोटल 57 ब्रांड्स हैं और 77 ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर 23 एपीआईज है और 53 फॉर्मुलेशंस हैं। और ये जो फर्मेंटेशन एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है उसके अंदर इसका 20% मार्केट शेयर है, मतलब लीडिंग कंपनी है फर्मेंटेशन एपीआईज के अंदर। और 70 कंट्रीज के अंदर अपना माल सप्लाई करती है, जिसके अंदर यूएसए, अमेरिका, यूरोप और जापान और भी काफ़ी बड़े बड़े देश, 70 देशों के अंदर अपना माल सप्लाई करती है। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से 50% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है, और कुछ यूएस से करीबन 17% के आसपास, बाकी अदर कंट्रीज से, मतलब अदर कंट्रीज से भी 50% का रेवेन्यू और इंडिया से भी 50% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अच्छी बात है, बाहर भी इसके कस्टमर्स हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। तो काम बढ़िया है, फर्मेंटेशन एपीआईज का काम अच्छा है, यूनिक काम है, ऐसा बहुत कम कंपनीज है जो ये काम करती है। पर देखिए दोस्तों, जो एपीआईज रिलेटेड पिछले आईपीओ आए थे, जैसे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ आया था, वो भी एपीआईज मैन्युफैक्चर करते हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस, वो भी एपीआईज मैन्युफैक्चर करते हैं। हालांकि फर्मेंटेशन वाला नहीं है, पर वो भी एपीआईज तो मैन्युफैक्चर करते हैं, पर उनका जो आईपीओ है वो भी कोई खास मतलब रिटर्न नहीं दे पाया। मतलब इतने साल हो गए आईपीओज आए हुए, कोई खास रिटर्न नहीं दे पाया, लॉन्ग टर्म में वो डाउन ही हुए हैं। तो क्या है कि अगर एपीआईज वाले शेयर का अगर हिस्ट्री देखें तो मतलब इतनी अच्छी नहीं रही है। और देखते हैं वैल्यूएशंस कैसी रहती है। अगर वैल्यूएशन सस्ती होती है तो आगे फ्यूचर हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। दोस्तों ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। अब दोस्तों जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों 2021 से लेकर 2023 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो लगातार बढ़े हैं। फिर 2021 से 2023 तक रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर प्रॉफिट के अंदर क्या है कि 2022 के अंदर डिक्लाइन हुआ है, मतलब घटा है इसका प्रॉफिट 2022 के अंदर। 2021 और 2023 के अंदर लगभग सेम ही प्रॉफिट है। 2023 के अंदर जो उसका प्रॉफिट है करीबन 240 करोड़ रुपए का। अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 2021 के अंदर जो उसके प्रॉफिट मार्जिन थे 37% के, मतलब 37% का प्रॉफिट मार्जिन थे, और रेवेन्यू कम था। और क्या कि FY23 के अंदर अगर इसका मार्जिन देखे तो 27% का रह गया, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा घटा है, मतलब 2-3 सालों के अंदर घटा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि डेब्ट मतलब उधारी जो देखें तो वो लगातार पिछले 3 सालों से घटी है। 86 करोड़ से 61 करोड़ आई, 61 करोड़ से लगभग 31 करोड़ रुपए के आसपास इसकी उधारी आई है। हर साल इसके डेब्ट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसके डेब्ट इतना ज्यादा नहीं है, ये अपना डेब्ट जो है वो चुका सकती है, अपनी कैपेसिटी रखती है। तो ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं। फिर दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अगर तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं तो करीब करीब 32 के आसपास का निकल कर आता है। बाकी अपने पेयर से अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू के मामले में, इनकम के मामले में सबसे छोटी कंपनी है। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखिए तो डिवीज लैब से ये सस्ती वैल्यूएशंस पर है, पर उससे काफी छोटी कंपनी है, मतलब रेवेन्यू के मामले में 9 गुना छोटी कंपनी है। लॉरस लैब से देखें तो लॉरस लैब से महंगी वैल्यूएशंस है, और लॉरस लैब इससे काफी बड़ी कंपनी है। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो सस्ती वैल्यूएशंस नहीं है, मतलब कंपनी ने वैल्यूएशंस गैप नहीं छोड़ा है। जो ये रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रही है उस हिसाब से और थोड़ी सस्ती वैल्यूएशंस होनी चाहिए थी। बाकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ वगैरह ठीक है। दोस्तों ये हो गया इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसकी जो लिस्टिंग डेट है 18 अगस्त को, और उसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 705 रुपए से लेकर 741 रुपए के बीच में। 20 शेयर का ये लॉट है। प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा है, सस्ता होना चाहिए था। और इसका जो इश्यू साइज है 1551 करोड़ रुपए का पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर है। प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। जो प्री आईपीओ प्लेसमेंट के अंदर जो इसके इन्वेस्टर्स थे या बाकी जो भी इन्वेस्टर्स थे वो कुछ अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। बाकी क्या है कि कंपनीज के अंदर थोड़ा फ्रेश इश्यू भी आना चाहिए जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आए, पर इसके अंदर फ्रेश इश्यू नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि रिटेल पोर्शन 35% का है। 14,820 रुपए हमें एक लॉट के पीछे मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब अप्लाई करने का मेरा तो इरादा यही, मतलब ये मेरा पर्सनल इरादा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा कीजिए। जो भी डिसीजन लेना है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीएमपी अगर अच्छी होती है, ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड होती है, एंकर लिस्ट अगर इसकी अच्छी आती है
तो क्या कि मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही सोचूंगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज मुझे महंगा नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और करेक्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा डाउन हो सकता है। तो इसीलिए अगर लिस्टिंग गेन्स अच्छा मिलता है तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। मतलब अगर जीएमपी वगैरह देखूंगा, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, और एंकर पोर्शन कैसा सब्सक्राइब करता है, कौन कौन होते हैं एंकर लिस्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें देख के उसके बाद क्या है कि मैं अप्लाई करने का सोचूंगा। और एंकर लिस्ट आज की तारीख में आ जाएगी तो मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा। एसबीएफसी फाइनेंस के एंकर लिस्ट के बारे में भी, कॉनकॉर्ड आईपीओ के एंकर लिस्ट के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। शाम तक आपको अपडेट मिल जाएगा। तब मैं अभी मेरा इरादा नहीं है, मतलब फिलहाल के लिए कोई इरादा नहीं है। अप्लाई करूंगा तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही करूंगा, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। तो ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपके माइंड के अंदर कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ को लेकर। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।